हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एस पाठशाला। एज यू नो, हम इस चैनल के माध्यम से तैयारी करते हैं आर एस प्री और मेंस की। अपना तैयारी करने का तरीका ये रहता है कि अपन एक अच्छी सी बुक लेते हैं और जो टॉपिक हमारे आर एस एग्जाम के सिलेबस में है उनको पढ़ते हैं। अभी अपन इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। इंडियन पॉलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं और इंडियन पॉलिटी में अपन पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सबसे बेस्ट हमारे पास कोई साधन है तो वो है एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पॉलिटी की, जिसका 7th एडिशन बाजार में आ चुका है। मात्र 700 रुपये में लाइए और परीक्षा पास करिए। ओके, अभी अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार में अपन ने 12 से 19 तक पढ़ लिए हैं। आपको पता ही होगा, आप मेरे पीछे वीडियो आपने अगर मेरे पिछले वीडियो देखे हैं तो। अभी आज अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है उसकी बात अभी करते हैं अपन आगे। पहले इस बंदे को देखते हैं। इस बंदे का नाम है जॉन। इस बंदे का नाम है जॉन। इस बंदे ने, ये बंदा बोल रहा है, इस बंदे ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके तहत उसको 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए थी कानून के तहत, है ना। 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए थी कानून के तहत, लेकिन इसको 12 महीने की सजा काटनी पड़ रही है ना। तो ये क्या कर सकता है, तो ये क्या कर सकता है, इसकी बात अपन करेंगे, ठीक है। तो जॉन को याद रखना, आप 6 महीने की इसको सजा मिली है और 12 महीने की सजा ये काट रहा है। यही बात अनुच्छेद 20 में बताई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो अब आप अपनी बुक को अपने सामने रखिए और फिर अपन करते हैं शुरू। तो चलिए चलते हैं अनुच्छेद 20। सबसे पहले अपन इसकी हेडिंग देखेंगे। देखो अनुच्छेद 20 की हेडिंग क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि। दोष सिद्धि का मतलब होता है दोष को सिद्ध करना। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। संबंध में संरक्षण। देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि किसी ने अपराध किया और उसका दोष सिद्ध किया जाता है ना, तो उसके संबंध में क्या संरक्षण दोषी व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आर्टिकल 20 में बताई गई है। तो अब देखते हैं, अब अपन देखते हैं बुक को। बुक में लिखा है अनुच्छेद 20 में किसी भी अभियुक्त का मतलब होता है जिस पर दोष मढ़ा गया हो, जिसको दोषी करार दिया गया हो या जिस पर आरोप लगाया गया हो। किसी अभियुक्त, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति। अब देखो, मैंने इसकी बात तो आपको पहले ही बता दी थी कि जो मूल अधिकार होते हैं ना, जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स अपने को दिए गए हैं भाग 3 में, ये नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार मिलते हैं, है ना। नागरिकों को तो सारे मूल अधिकार मिलते हैं, लेकिन विदेशियों में कौन आते हैं? हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके सिटीजन आते हैं, उनके नागरिक आते हैं। और कानूनी व्यक्ति मैंने आपको बताया था कि जो एक व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, कोई फर्म या कोई कंपनी या कोई समिति है ना, उसको अपन कानूनी व्यक्ति कहते हैं। तो ये जो आर्टिकल 20 है ये तीनों पे लागू होता है, नागरिक पर भी, विदेशी व्यक्ति पर भी और कानूनी व्यक्ति पर भी, है ना। तो अब अपन आगे देखते हैं। तो कोई भी अभियुक्त, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी या कानूनी व्यक्ति, उसके विरुद्ध मनमाने मनमाने का मतलब कोई सिस्टम्स के तहत नहीं, अपना मन जो किया उसको वही दंड दे दिया। मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है ना। अब देखो, जॉन को याद करो। जॉन को क्या हुआ था बताओ? 6 महीने की तो सजा बेचारे को मिलनी चाहिए थी, लेकिन दे दी कितनी थी इस बेचारे को? 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए थी इसको, है ना। और दे दी कितनी? 12 महीने की। तो ये कहाँ क्लियर होगी? देखो, यहाँ दिया हुआ ना अतिरिक्त दंड, है ना। अतिरिक्त दंड नहीं दे सकते आर्टिकल 20 के तहत। और मान लो जॉन ने कोई काम किया है और वो अपराध के रूप में वर्गीकृत नहीं है, फिर भी इसको 6 महीने की सजा देते तो उसको क्या बोलेंगे? मनमाना दंड भी नहीं दे सकते, है ना। मनमाना दंड भी नहीं दे सकते। तो अब चलते हैं अपन आगे। देखो, अब बोलता है इस संबंध में 3 व्यवस्थाएं हैं। अब वो 3 व्यवस्थाएं क्या है? इस संबंध में कितनी व्यवस्थाएं हैं?
तीन व्यवस्थाएं हैं। अब इन तीन व्यवस्थाओं को अपन देखते हैं। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि मनमाना और अतिरिक्त दंड देने के संबंध में तीन व्यवस्थाएं हैं, है ना। अब वो तीन व्यवस्थाएं हैं, क्या है वो देखते हैं। देखो, उसमें से पहली व्यवस्था क्या है? उसमें से पहली व्यवस्था ये है कि कोई पूर्व पद प्रधान कानून नहीं, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ। देखो पहले इसका बेसिक मैं आपको बताता हूँ कि इसका बेसिक क्या है। बेसिक ये है कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई, ये मान लो वो जॉन ही ले लेते हैं, ये जॉन भाई है अपना, है ना, ये जॉन भाई है, और आज डेट है 15 मई 2024। आज इसने कोई काम किया, मान लो, ठीक है, आज इसने कोई वर्क डन कर दिया, है ना। और अब एक कानून बना, कब? 16 मई 2024 को। अब इस 16 मई 2024 को जो कानून बनाया है, इसमें बोला गया है कि इस जॉन ने जो काम किया था ना, वो आपराधिक है या वो गैर कानूनी है। इससे पहले ये गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आज ये गैर कानूनी हो गया। कब? 16 मई 2024 को। तो क्या जॉन को सजा मिलनी चाहिए? बताइए, क्या जॉन को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? तो आप चाहे हाँ बोलो चाहे ना बोलो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉरी। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि कोई भी कार्य करते समय जो अपराध के रूप में आरोपित है ना, जो अपराध के रूप में आरोपित है, उस समय किसी प्रवर्त विधि का अगर किसी ने उल्लंघन नहीं किया तो उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये तो हुई हमारी बुक की भाषा, है ना। अब देखो इसकी सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है उसी समय वो अपराध के रूप में वर्गीकृत होना चाहिए, अपराध के रूप में वो कानूनी रूप से गैर कानूनी होना चाहिए, तभी उसको सजा दी जा सकती है, नहीं तो नहीं दी जा सकती। तो अब इस केस में अब बताइए आपका आंसर क्या होगा? नहीं दी जा सकती ना जो उनको सजा? नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि कार्य करते समय ये अपराधी नहीं था। ओके, इसको बोलते हैं पूर्व पद प्रभाव कानून। तो अगर आप किसी ने कोई काम कर दिया और उसके बाद कोई कानून बनता है तो इस जो पहले काम किया गया ना उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अब मान लो यही काम जॉन ने 17 मई को दोबारा कर दिया, तो अब क्या होगा? अब जॉन जी को जेल जाना पड़ेगा। जॉन विल गो टू जेल। ओके, अंडरस्टैंड। अब देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या है, पहले का ही दूसरा, है ना। ये जो अब जो तीन व्यवस्थाएं है ना, तीन व्यवस्थाएं की बात करी थी ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तीन व्यवस्थाएं करते हैं मनमाने और अतिरिक्त दंड के विरुद्ध, है ना, मनमाना और अतिरिक्त दंड। अभी जो पहली व्यवस्था है इसमें तो ये पहला हो गया, और दूसरी व्यवस्था क्या है? देखो इसी के अंतर दूसरी व्यवस्था है कि अब दूसरी व्यवस्था में ये है, देखो अब मान लो अपना जॉन भाई है ना, अपना जॉन भाई अभी आपको बताया था कि ये जेल के अंदर है, क्यों? और जेल के अंदर है और इसको सजा मिली हुई है 12 महीने की, है ना। लेकिन इसने जब ये कोई काम किया था जिसके लिए इसको सजा मिली थी, उस कानून के अंतर्गत इसको 6 महीने की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसको दे दी कितनी? 12 महीने की। ये क्या तरीका हुआ? ये अतिरिक्त दंड हुआ ना। इसके विरुद्ध कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 20। तो इसके जो पहली व्यवस्था के दूसरे भाग में बोला गया है कि उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। शास्ति का मतलब होता है दंड, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आपको। शास्ति का मतलब होता है, बुक में लिखा हुआ शास्ति, तो शास्ति का मतलब होता है दंड, जो अपराध किए जाने के समय पर्वत विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। पर्वत विधि का मतलब होता है एनफोर्सिएबल लॉ। ओके, पर्वत विधि। तो इसकी कोई सिंपल भाषा में बताऊं तो यही है कि मान लो अब इसने कोई काम किया, है ना, इसने कोई काम किया, उस समय इसकी सजा कितनी थी? मान लो वही तारीख है 15 मई 2024। इसने कोई काम किया और उसका दंड कितने था? 6 महीने। लेकिन इसको दंड कितना मिला है? 12 महीने, है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, अगर मान लो 16 तारीख को कोई कानून आ गया और इसमें इस ये जो काम किया गया है इसकी दंड की सजा हो गई 12 महीने, और जॉन ने दोबारा 17 तारीख को ये काम किया तो इसको 12 महीने की सजा दी जा सकती है। कुल मिला के सिंपली बोले
तो जो पहली व्यवस्था है उसमें ये बोला गया है कि अगर किसी कानून को तोड़ा गया है ना, जो कानून बना है उसको तोड़ा गया है तो ही सजा मिलेगी, तो ही सजा मिलेगी, है ना। और या कानून में जितनी सजा दी गई है उतनी ही सजा मिलेगी, इससे अतिरिक्त नहीं। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली व्यवस्था। अब अपन देखते हैं इसकी दूसरी व्यवस्था। देखो, पहली व्यवस्था होगी अपना कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, है ना। पहली व्यवस्था क्या होगी, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ये आप समझ गए होंगे। अभी दूसरी व्यवस्था क्या है, देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20 और उसमें हमें संरक्षण दिया है किसके, मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण दिया है कोर्ट ने, है ना। कोर्ट ने नहीं, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए तीन व्यवस्थाएं दी है। पहली व्यवस्था हो गई कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, इसको अपन ने समझ लिया है। दूसरी व्यवस्था है दोहरी क्षति नहीं, दोहरी क्षति नहीं। अब मान लो अपना जॉन भाई बेचारा सीधा साधा, ठीक है, इसने कोई गलती से कोई अपराध कर लिया जॉन भाई ने, है ना, तो इसको डाल दिया जेल में, जेल में डाल दिया। अब जेल से बाहर निकल गया जॉन भाई, मान लो इसको जॉन भाई को 6 महीने की सजा मिली। अब जेल से, अब मान लो इसने जेल में डाला गया था इसको 1 जनवरी 2023 को, तो ये छूट गया 13 जून 2023 को ये छूट गया। फिर पुलिस वालों ने क्या किया, इसको दोबारा पकड़ा, जॉन भाई को पकड़ के ले गया है ना। मोटो सेठ पुलिस वाला आ गया, ये मोटो सेठ आया पुलिस वाला और जॉन भाई को दोबारा सलाखों को पीछे डाल दिया, है ना। तो जॉन भाई बेचारा क्या कर सकता, जॉन भाई को बोला कि तूने 6 महीने पहले अपराध किया था, उसके लिए तुम्हें दोबारा सजा मिलेगी, है ना। तो जॉन भाई क्या कर सकता है, तो जॉन भाई बोलेगा कि आप आर्टिकल 20 की व्यवस्था नंबर 2 को देखिए, इसमें बोला गया है कि अगर आपने कोई कानून तोड़ा है, तो कानून तोड़ा है तो उसकी एक बार कानून तोड़ा है तो सजा भी एक ही बार मिलेगी, ओके, एक ही बार सजा मिलेगी। और अपनी बुक के हिसाब से भाषा में बोले तो किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। अभियोजित का मतलब है उस पर दोबारा दोषारोपण नहीं किया जा सकता, उस पर दोबारा केस नहीं किया जा सकता। अभियोजन का मतलब ये होता है केस करना या लीगली किसी को दोषी करार देना, ठीक है, और नहीं उसको दोबारा दंडित किया जा सकता है। इसको बोलते हैं दोहरी क्षति नहीं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न तो अभियोजित किया जा सकता है न दंडित किया जाता है। अब ये हमारी हो गई दूसरी व्यवस्था। अब अपन देखते हैं इसकी तीसरी व्यवस्था। देखो, अब भूल तो नहीं गए अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक बार याद दिला देता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार, अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में दिया हुआ है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक होते हैं, 12 से 19 तक अनुच्छेद अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 की हेडिंग है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, सॉरी पूरा नाम होगा अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और ये संरक्षण किस प्रकार का है, मनमाना और अतिरिक्त दंड देने के संबंध में संरक्षण है, मनमाना और अतिरिक्त दंड देने के संबंध में संरक्षण है। और इस मनमाने और अतिरिक्त दंड देने के लिए, दंड न मिले किसी को, इसके लिए कितनी प्रकार की व्यवस्था है, 3 प्रकार की व्यवस्था है ना, 3 प्रकार की। पहली अपन ने पढ़ ली कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, पढ़ लिया ये अपन ने। दूसरी अपन ने पढ़ी कि दोहरी क्षति नहीं होगी, यानी कि किसी एक अपराध के लिए बार बार किसी को सजा दी नहीं जाएगी। अब हमारा आता है तीसरी व्यवस्था। तीसरी व्यवस्था के अंतर्गत बोला गया है स्व अभिशंसन नहीं होगा। अब ये स्व अभिशंसन क्या होता है, यानी कि कोई आदमी खुद के लिए अपने विरुद्ध
अगर सिंपल भाषा में बोले तो कोई भी अभियुक्त, अभियुक्त का मतलब दोषी करार व्यक्ति है ना, कोई भी अभियुक्त स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा। अब आप तो बोलोगे कि फिर रिमांड पे क्यों ले जाते हैं, है ना, फिर रिमांड पे क्यों ले जाते हैं, क्यों क्रिमिनल्स को मार के उनसे पूछताछ करते हैं, तो ये तो इस मूल अधिकार का हनन हुआ ना। ऐसा नहीं है, इसकी बात अपन आगे करेंगे। अभी आप इतना पढ़ो कि स्व अभिशंसन नहीं, कि अभियुक्त, कोई भी अभियुक्त हो उसे अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दी है किसको रोकने के लिए, मनमाने और अतिरिक्त दंड देने के लिए। कौन सा, कोई पूर्व प्रभाव कानून नहीं होगा, समझ गए इस बात को। जॉन भाई को जो काम आज किया उसकी सजा 2 साल बाद नहीं दी जाएगी जब नया कानून बनाया जाएगा, या फिर 6 महीने की सजा के लिए जॉन भाई को 12 महीने जेल नहीं भेजा जाएगा, या जॉन भाई को एक ही सजा के लिए जिंदगी भर जेल में नहीं रखा जाएगा। एक सजा के लिए उसको एक ही बार जेल काटनी होगी या सजा भुगतनी होगी, और जॉन भाई को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो अपनी 3 व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई। अब क्या है, इनकी कुछ कंडीशन है ना। इस कोई पूर्व पद करदान वाले कानून की भी, दोहरी क्षति वाले की भी, और स्वयं अभिशंसन वाले की भी व्यवस्था, ये जो है ना, इन सब की क्या है कंडीशन है वो अपन पढ़ते हैं। अब देखिए अपन ने अनुच्छेद 20 में क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा, कि अनुच्छेद 20 हमें मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। मनमाना और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं दी गई है। पहली व्यवस्था क्या थी बताइए, पहली व्यवस्था क्या थी, कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं होगा, ओके। दूसरी व्यवस्था क्या थी, दोहरी क्षति नहीं होगी, दोहरी क्षति नहीं होगी। और तीसरा क्या था, स्वयं अभिशंसन नहीं होगा, स्वयं अभिशंसन नहीं होगा। अब देखो, मैंने ये बताते समय आपको बताया था कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, तो अभी अपन इनकी टर्म्स और कंडीशन देखेंगे। अब कोई पूर्व पद करदान कानून होता क्या है, इसको एक बार देख लेते हैं। पूर्व पद प्रभाव कानून वो होता है जो पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होता है। पूर्वव्यापी प्रभाव का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कोई व्यक्ति जब कोई काम करता है ना, उसके, मान लो किसी ने कोई काम कर दिया, उसके बाद सरकार कोई एक लॉ लेकर आती है और उसको दंडित करने का सोचती है या उसको दंडित करती है, तो उसको क्या बोलेगी, पूर्व पद प्रभाव कानून। और ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मना है, ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 में मना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन एक ये है, देखो कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये कोई पूर्व पद प्रभाव कानून वाली कंडीशन ना केवल आपराधिक मामलों के लिए है, केवल आपराधिक मामलों के लिए। यानी कि इंडियन पिनल कोड क्या है, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसा काम नहीं किया जा सकता। तो कहाँ किया जा सकता है ऐसा काम किया जा सकता है कहाँ पर, देखो एक बार इनको काट रहा हूं मैं, इनको आगे लिखेंगे अपन। कहाँ पर किया जा सकता है, कर कानूनों में टैक्सेशन, कर कानूनों में। कैसे, मान लो कोई कंपनी है जिसपे सर्विस, कोई कंपनी है कोई काम कर रही है, ठीक है। मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और वो क्रिकेट के बैट बनाती है, तो उस पर अभी गवर्नमेंट ने 8% का टैक्स लागू कर रखा है। अभी आज की डेट क्या है, आज की डेट है मान लो 24, आज की, मान लो ये क्रिकेट का बैट बना रही है और आज की डेट है 14/5/24, ठीक है। तो अभी ये रेट 8% है, और अब मान लो एक साल बाद गवर्नमेंट ये बोल सकती है, यानी कि 14/5/25 को, कि इस टाइम से आपने जो बेड बनाए हैं उन पर टैक्स कितना लगेगा, 9% लगेगा। ये देखो पूर्व प्रभाव कानून है ना,
पूर्व प्रभाव कानून है ना, टैक्स बढ़ा दिया गया पिछले, अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा, 1% टैक्स अतिरिक्त देना पड़ेगा, या गवर्नमेंट चाहे तो कोई नया टैक्स भी लगा सकती है, जैसे कोरोना के टाइम लगाया था, है ना। तो जैसे कोरोना के टाइम लगाया था, तो कर कानूनों में ये छूट नहीं है, कर कानूनों पर ये लागू नहीं होता है। ये कौन से कानूनों पर लागू होता है, आपराधिक मामलों पर। कौन से पर, आपराधिक मामलों पर लागू होता है। तो ये इसका एक देखो अपवाद आ गया। अब बात करते हैं दोहरी क्षति वाले की। दूसरी जो हमारी जो दूसरी व्यवस्था थी ना दोहरी क्षति वाली, उसकी व्यवस्था कर देखते हैं। देखो दोहरी क्षति वाला जो मामला है ना, इसमें भी क्या है, सेम चीज है। दोहरी क्षति में भी क्या है, सेम चीज है। इसमें भी क्या है, एक को कानूनी न्यायालय या न्यायाधिकरण, यानी कि कुल मिला के वही हो गया आईपीसी वाला। दंड संहिता के अंतर्गत ऐसा नहीं किया जा सकता, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या दंडात्मक मामलों में ऐसा नहीं किया जा सकता। लेकिन विभागीय कार्यवाही या प्रशासनिक सुनवाई में ऐसा किया जा सकता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल लिखते हैं। अब देखो किसी विभाग में कोई कर्मचारी है, मान लो, ठीक है, उसने कोई गड़बड़ कर दी, तो उसका क्या किया गया, उससे क्या किया गया भाई, उसको वो काम की बजाय कोई दूसरा काम या उसका वेतनमान घटा दिया गया। अब मान लो उसने कोई दोबारा गलती कर दी, है ना, तो अब वहां का जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी ना, तो उसमें इन दोनों को एक साथ यूज किया जा सकता है कि तुमने पहले भी कानून तोड़ा था, है ना, और अब भी कानून तोड़ा है। तो पहले हमने तुम्हें छोटी सजा दी थी, माइनर चार्जशीट दी थी, अब आपको हम मेजर चार्जशीट देंगे, पर अब जब आप अगर आप नौकरी कर रहे हो या आप नौकरी करोगे तब आपको पता चलेगा ये चीज, है ना। तो आप ये याद रखो कि ये कानूनी न्यायालय या न्यायाधिकरण में दोहरी क्षति का मामला लागू नहीं होता, जो व्यवस्था लागू नहीं होती, लेकिन विभागीय कार्रवाई या प्रशासनिक सुनवाई में ये कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, दोहरी क्षति किसी को मिल सकती है। अब अपनी तीसरी और लास्ट विशेषता बच गई, स्वयं अभिशंसन। अब देखो आपको पता है कि कसाब को सबका पता है ना, कसाब ने क्या किया था, मुंबई में हमला किया था। अब कसाब को कितना मारा था पुलिस वालों ने, ये भी सबको पता है। उससे गवाही दिलवाई थी, ये भी पता है ना, मार के उसको स्वयं अभिशंसन किया, स्वयं अभिशंसन के लिए मजबूर किया था ना। तो ये क्या होता है, जो स्वयं अभिशंसन वाला मामला है ना, ये भी क्या है, आपराधिक प्रकृति के मामलों पर लागू नहीं होता। ये उल्टा है, देखो आपराधिक प्रकृति पर नहीं, है ना। अपराध किसी ने किया है तो उनको स्वयं के प्रति अभिशंसन करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उनको ब्लड सैंपल देने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उनका कोई, मान लो आपको पता है आजकल बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उनकी स्किन का, उसके फिंगरप्रिंट का, उसके बालों का नमूना लिया जा सकता है बिना उसकी सहमति के। ओके, तो ये इन अभी तक अपन ने जो भी देखे, जो 3 व्यवस्थाएं थी, उनके क्या थे, अपवाद मान लो, चाहे उनके टर्म्स एंड कंडीशन मान लो। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 20 होता है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, आरएस पाठशाला को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ही। और अब अपन पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं हमारे आरएस एग्जाम या अन्य कोई एग्जाम में। क्यों? क्योंकि अन्य एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है ना, वो दूसरे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो अब अपने वीडियो का लास्ट पार्ट है और इसमें देखेंगे अपन अनुच्छेद 20 से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे मिले नहीं, 2 क्वेश्चन मुझे मिले हैं अनुच्छेद 20 से पूछे हुए, तो वो देखते हैं अपन। तो देखो पटवार 2011 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, पटवार 2011 में, है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। तो सीधा सीधा देखो जो हेडिंग है ना अनुच्छेद 20 की, तो वो क्या है अपनी, अपराध के लिए 2 सिद्धि
के संबंध में संरक्षण, है ना। तो ये पूरी की पूरी हेडिंग उसने पूछ ली कि ये कौन से अनुच्छेद के तहत हमें अधिकार दिया गया है। तो ये पहला ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 20, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 18, तीसरा ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 14 और 16वां ऑप्शन दे रखा है, सॉरी चौथा ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 16। तो देखो ये हमारा इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि आपको पता है 18 में तो क्या है, उपाधियों का अंत है, अपन पढ़ चुके हैं। 14 क्या है, कानून के समक्ष समानता या रूल ऑफ लॉ कह सकते हैं। और आर्टिकल 16 में क्या है, आर्टिकल 16 में क्या है, सभी को समान अवसर, किसके, रोजगार के, है ना, रोजगार के समान अवसर मिलेंगे, यही बात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा है, वो पूछा है सीईटी एग्जाम, कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट होता है ना अपना 2023 में, 2023 में, देखो पुराना नहीं है ये। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखो एक में दिया हुआ है जीवन की रक्षा का अधिकार, रक्षा का अधिकार, और ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 20। दूसरा दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ऑप्शन दे रखा है आर्टिकल 32। तीसरा दे रखा है भेदभाव से सुरक्षा, भेदभाव से सुरक्षा, इसमें क्या है आर्टिकल 15। और चौथा है संघ के निर्माण का अधिकार, संघ के निर्माण का अधिकार, तो इसमें आर्टिकल 19। तो बताओ कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अपन 100 टाइम्स इसकी बात कर सके हैं, ये आर्टिकल 32 में है, तो ये सही है। भेदभाव से सुरक्षा, देखो उसमें दिया हुआ ना कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 15 अपन पढ़ चुके हैं। संघ निर्माण का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, आपको पता है ना। अपने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देखी थी, केजरीवाल जी का एक एग्जाम्पल भी लिया था, है ना। क्या केजरीवाल ने सबसे पहले क्या किया, धरना दिया, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर वहां पर लोग इकट्ठे हुए तो क्या हुआ, सम्मेलन बना, सम्मेलन हुआ तो उन लोगों का क्या बन गया, संघ बन गया। ये देखो तीसरा ऑप्शन आता था ना, संघ, संघ के निर्माण का अधिकार भी आर्टिकल 19 में। तो बच गया कौन, 20, आर्टिकल 20। अब इसको तो आपको पहले ही पता है, ये अपन पढ़ा नहीं है, अपन ने जीवन की रक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में आएगा आपने, तो ये गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इस प्रकार हमारा आर्टिकल 20 खत्म होता है। अब अपन मिलेंगे आर्टिकल 21 के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया